आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पिछले कुछ सप्ताह से तेलंगाना में मारवाड़ी समुदाय के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण तनाव बढ़ गया है, जो राज्य में छोटे और मध्यम व्यवसायों का बड़ा हिस्सा चलाता है। इसकी चिंगारी हाल ही में हुई एक घटना से भड़की, जिसमें मारवाड़ियों के एक समूह ने कथित तौर पर एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर हमला किया था। इसके विरोध में कई स्थानीय समूह ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। कई जिलों में सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हुआ है और आरटीसी बसें और ऑटो सेवाएं सड़कों से नदारद हैं। देवरकोंडा या दादरी, नारायणपेट और जनगांव जैसे इलाकों में बंद का व्यापक असर देखा गया। इन कस्बों में दुकानें बंद रहीं और प्रमुख बाजारों के सामने विरोध प्रदर्शन की खबरें आई हैं। सालों से ऐसी शिकायतें आती रही हैं कि मारवाड़ी व्यापारी सस्ते दामों पर सामान बेचकर स्थानीय व्यापार को नुकसान पहुंचाते हैं और कभी कभी उन पर घटिया या नकली उत्पाद बेचने का भी आरोप लगाया जाता है। कई स्थानीय व्यापारियों का तर्क है कि इससे तेलंगाना के व्यापारिक घरानों को नुकसान हो रहा है और ये गुस्सा अब तक चुपचाप सुलग रहा है। भारत में कई जिले लगातार आर्थिक प्रगति कर रहे हैं। ये जिले देश की जीडीपी में भी अहम योगदान देते हैं। इसमें से एक है तेलंगाना का रंगारेड्डी जिला, जिसने गुरुग्राम को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे अमीर जिला बना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुताबिक रंगारेड्डी जिला प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। रंगारेड्डी जिले के प्रति व्यक्ति जीडीपी 11.46 लाख रुपए आंकी गई है। ये उपलब्धि इस बात का संकेत है कि देश के विभिन्न हिस्सों में अब केवल पारंपरिक मेट्रो शहर ही नहीं बल्कि नए क्षेत्र भी आर्थिक रूप से मजबूत होकर उभर रहे हैं। रंगारेड्डी की इस कामयाबी का श्रेय मुख्य रूप से उसके डेवलप आईटी कॉरिडोर, विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी पार्क और मजबूत फार्मा इंडस्ट्री को जाता है। हैदराबाद से सटे जिले में बड़े पैमाने पर आईटी कंपनियों और फार्मा दिग्गजों ने निवेश किया है। यहाँ मौजूद हाईटेक सिटी और फार्मा हब ने हजारों लोगों को रोजगार दिया है। तेजी से बढ़ते रोजगार अवसरों और निवेश ने इस क्षेत्र को न सिर्फ युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया, बल्कि देश विदेश से स्किल्ड प्रोफेशनल युवाओं को भी यहाँ खींचा है। तेलंगाना सरकार ने निजी गैर सहायता प्राप्त व्यावसायिक कॉलेजों में फीस तय करने के लिए सख्त और अधिक पारदर्शी नियम पेश किए हैं। GOMSNO के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी क्रमांक 33 के मुताबिक अब सभी कॉलेजों को प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपनी प्रस्तावित शुल्क संरचना जमा करनी होगी। इससे तेलंगाना प्रवेश और शुल्क नियामक समिति को प्रदान की जानकारी की सटीकता की पुष्टि करने वाले नोटरीकृत हल्फनामे के साथ साथ पूरे रिकॉर्ड के साथ समर्थित किया जाना चाहिए। प्रस्तुत किए गए किसी भी गलत डेटा पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि TAFRC संस्थानों को अपना पक्ष रखने का मौका देने के बाद ही फीस पर फैसला करेगा, जबकि मौजूदा पैरामीटर बने हुए समिति की शिक्षण गुणवत्ता, छात्र प्रदर्शन की निगरानी, शैक्षणिक सहायता, प्लेसमेंट, अनुसंधान, प्रकाशन, स्टार्टअप पहल पुरस्कार और संस्थानों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग जैसे अतिरिक्त कारकों पर भी विचार करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटका के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने आज कहा कि विधानसभा में RSS का गीत गाना उनका भाजपा को सीधा संदेश था। गुरुवार को मानसून सत्र के दौरान शिव कुमार ने विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए अचानक RSS का प्रसिद्ध गीत नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाकर सबको चौंका दिया। इस कदम ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिव कुमार ने स्पष्ट किया कि भले ही वो जन्म से कांग्रेसी हैं, लेकिन उन्होंने RSS समेत सभी दलों और संगठनों का गहन अध्ययन किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद होने के बावजूद भाजपा को समझना चाहिए कि वे RSS को गहराई से जानते हैं। इस घटनाक्रम के बाद सत्ता और विपक्ष में नए सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और ये मुद्दा कर्नाटका की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज भाजपा शासित राज्य में हुई 20 भगदड़ों का जिक्र किया। उन्होंने ऐसी घटनाओं के लिए सामूहिक उन्माद को जिम्मेदार ठहराया। ये बात उन्होंने 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ पर चर्चा के दौरान कही, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। सदन में मुख्यमंत्री ने भगदड़ की एक सूची पढ़ी, जिसमें 3 अगस्त 2008 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के नैना देवी मंदिर में हुई भगदड़ शामिल थी, जब वो प्रेम सिंह धूमल मुख्यमंत्री थे। इसके बाद 2008 में जोधपुर में हुई भगदड़ का जिक्र आया, जिसमें 250 लोग मारे गए थे। उन्होंने जिन भगदड़ों का जिक्र किया उसमें 2013 में रतनगढ़, 2021 में हरिद्वार, 2023 में मध्य प्रदेश के सीहोर और 24 में यूपी के हाथरस में हुई भगदड़
शामिल हैं, जिसमें 121 लोग मारे गए थे। उन्होंने इस साल जनवरी में कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में हुई भगदड़ का भी जिक्र किया, जिसमें 39 लोगों की जान चली गई थी। मुख्यमंत्री ने 2002 में गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे का भी जिक्र किया, जिसमें 135 लोग मारे गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे 42 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। मैंने कभी भगदड़ में 11 लोगों को मरते नहीं देखा। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसी दिन अपना दुख व्यक्त किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ी है और उन्होंने देश के लोगों से आह्वान किया कि वे देश को दुनिया के हर क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। हालांकि उन्होंने इस बात पर निराशा भी जाहिर की कि केरल आज भी वही है जहां वो 11 साल पहले था और उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा के कारण पैदा हुए ठहराव को राज्य को पीछे धकेलने के लिए जिम्मेदार ठहराया। केरल में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि लंबे समय तक भारत आर्थिक स्थिरता का शिकार रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी। कांग्रेस सरकार अपने 10 सालों में केवल एक ही अच्छी बात कर पाई है कि उन्होंने इसे 12वें स्थान पर नहीं जाने दिया। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 11वें स्थान से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। केरल के पलक्कड़ में कांग्रेस विधायक राहुल ममकुट्टाथिल पर अभिनेत्री और मॉडल रिनी एन जॉर्ज और लेखिका हनी भास्करन के उत्पीड़न के आरोपों के बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी भाजपा के बाद अब कांग्रेस के नेता और पलक्कड़ के सांसद वी.के. श्रीमंकदन ने राहुल के इस्तीफे की मांग पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्थिति साफ करते हुए कहा कि राहुल के विधायक पद से इस्तीफे के संबंध में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जब आरोप सामने आए तो पार्टी ने तुरंत राहुल केरल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को कहा और उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा किया। अब जबकि बात विधायक पद से इस्तीफा देने की है तो ये तय नहीं है कि राहुल विधायक पद से इस्तीफा देंगे या नहीं। इस पर फैसला पार्टी नेतृत्व को लेना है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि विधायक पर जो आरोप लगे हैं वो अस्पष्ट हैं। एक्टर विजय की टीवी के पार्टी अगले साल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में राजनीतिक डेब्यू करेगी। पार्टी के दूसरे राज्य सम्मेलन में मदुरै में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विजय ने ये संकेत दिया कि उनकी पार्टी कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं विजय ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी ना तो सत्ता में मौजूद डीएमके के साथ गठबंधन करेगी और न ही भाजपा के साथ। उन्होंने कहा कि टीवी के पूरी तरह अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं साल 2026 में तमिलनाडु में चुनाव केवल डीएमके और टीवीके के बीच होगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।